हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे कैपिटल गेन्स, हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स का सब्जेक्ट। और इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में हम हमारा यूनिट नंबर 2 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम में से 2 हेड तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरा हेड हम पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्सेशन कैसे होता है, ये सारा टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब लेकिन बात करेंगे एग्जम्पशंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गेन के इनकम के ऊपर कुछ एग्जम्पशंस दिए जाते हैं। एग्जम्पशंस मतलब कभी कभार क्या होता है, लोग एक घर बेचकर दूसरा घर खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट का नियम के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन तो होना चाहिए। जब तुम घर बेचे, पहला घर जब तुम बेचोगे, तब जो इनकम होगा वो इनकम तुम्हारा कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो रियल में तो कोई फायदा हो नहीं रहा, तुम तो एक घर बेच के दूसरा घर खरीद रहे हो ना। तो कोई ऐसा कुछ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है जहां पर गवर्नमेंट बोलता है कि कैपिटल गेन हो तो रहा है, लेकिन ये कैपिटल गेन का पैसा अगेन एसेट्स में री इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगेन एसेट्स में री इन्वेस्ट हो रहा है, तो हम उसे एग्जेम्पशन के तौर पर तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उसका कुछ कंडीशंस है, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है जहां पर हम वो करेंगे, बाकी टाइम पर वो नहीं करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे सेक्शंस बनाए। हम 6 सेक्शंस के अंदर एग्जेम्पशंस को पढ़ेंगे। अभी एग्जेम्पशंस का टॉपिक चल रहा है, एग्जेम्पशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में एग्जेम्पशन, वो भी कुछ स्पेसिफिक टाइप का कैपिटल गेन में कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पर ही कैपिटल एग्जेम्पशन मिलता है, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलता। तो हम वो सारे सिचुएशंस को समझेंगे। 6 अलग अलग सिचुएशंस हम लोग पढ़ेंगे, सभी का क्वेश्चन करेंगे। कैपिटल गेन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जेम्पशन ही है, ठीक है। अक्सर एग्जेम्पशन से क्वेश्चन आता है। आ जाओ, सबसे पहला क्या क्या एग्जाम्पशन है देखते हैं। एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट्स हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। कभी कभी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किया गया है। कब कब एग्जेम्प्ट किया गया है? अभी मैं 6 सिचुएशन पढ़ाऊंगा, ये 6 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन होगा तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। सारे कंडीशंस लेकिन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड, इन सर्टेन केसेस कैपिटल गेन डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ टोटल इनकम। कभी कभार कैपिटल गेन हमारे टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता है, इसका मतलब इसकर ऊपर टैक्स नहीं लगता ड्यू टू सम स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस। क्या क्या एग्जाम्पशंस है? 2 प्रकार का एग्जाम्पशन है, एक तो सेक्शन 10 का एग्जाम्पशन है, एक सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन है। सेक्शन 10 के एग्जाम्पशंस के अंदर 2 टाइप्स है और इसके अंदर 6 टाइप्स है। तो टोटल कितने टाइप्स हो गए? 8 प्रकार का एग्जाम्पशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 10 के अंदर 2 टाइप और सेक्शन 54 के अंदर 6 टाइप, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 10 के बारे में। कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। क्या क्या है सेक्शन 10 के अंदर? पहला, इनकम ऑन सेल ऑफ शेयर्स। शेयर्स बेचे तुम, लेकिन इसमें ना एक स्पेसिफिक रूल है, बस थोड़े दिनों के लिए ही था ये रूल, ठीक है, ज्यादा दिन के लिए नहीं था। कब से कब तक था? फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2003 से लेकर फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2004 तक, मतलब 1 साल के लिए, 1 ईयर ओनली। 1 साल के बीच में अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा 2003 और 4 के बीच में, तो एग्जाम्पशन मिलेगा, अदरवाइज पूरा जीवन भर में कभी भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स इन सर्टेन केसेस। क्या है? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग एलिजिबल इक्विटी शेयर्स in a company purchased on or after first day of March 2003 and before first day of March 2024। 2003-4 में अगर तुम कोई शेयर्स खरीदे हो, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, और उसको बेच रहे हो और उसको बेचने से कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस पर एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एंड हेल्प फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और मोर शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक है, क्लियर है। सेकंड में आते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड, कैपिटल गेन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। मान लो उसे रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करता है? जमीन को कंपलसरी एक्विजिशन करता है। कैपिटल गेन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड में तो कैपिटल गेन है ही नहीं, अर्बन एग्रीकल्चर में है। तो अर्बन एग्रीकल्चर के केस में
कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, वॉलेंट्री नहीं हो रहा है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड शैल बी एग्जेम्प्टेड। वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उस केस में कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो हम अभी दो सिचुएशन पढ़े। तो दो ठो तो एग्जाम्पशन पता चल गया। सेल ऑफ सर्टेन शेयर्स 2003 और 4 में परचेज किया हुआ, और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है तो ये दोनों सेक्शन 10 के अंदर में एग्जाम्पशन मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 54 का। 54 के अंदर बहुत सारा और छोटा छोटा सेक्शंस है। हम इसके अंदर 6 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारा एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। एग्जाम्पशन में 6 अलग अलग वैरायटी का एग्जाम्पशन पढ़ा, जिसमें से मैं अभी सबसे पहला सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन को शुरू कर रहा हूं। सेक्शन 54 के एग्जाम्पशंस में क्या बोला गया है, इसके अंदर हमें बहुत सारे छोटे छोटे और सेक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि 54 है, 54B है, 54D है, 54EC है, 54EE है, 54F है। ये सारे सेक्शंस को मिला के हम सेक्शन 54 बोलते हैं, ठीक है। वैसे 54 का एक अलग से एग्जाम्पशन भी है, और ये भी सारा 54 के अंदर आता है। तो मैं ये 6 सेक्शन अभी तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। ये 6 अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पशन है। सेक्शन 54 के अंडर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन arising on transfer of certain capital asset. However, in order to claim this exemption, the assessee is required to invest either net consideration or capital gain in certain specified assets. वो हम पढ़ेंगे, रूल्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या करना पड़ेगा। Besides this, the assessee is required to fulfill certain conditions. इसमें कुछ conditions भी fulfill करने पड़ेंगे, specified in relevant section granting the exemption, ठीक है। आओ सबसे पहला सेक्शन 54 को पढ़ते हैं। सबसे पहला, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तुम अपना घर बेचे, घर बेचकर प्रॉफिट हुआ, मान लो 2024-25 में तुम अपना घर बेचे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 50 लाख, और इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका था मान लो 5 लाख रुपए, और तुम्हें गेन कितने का हो गया, 45 लाख रुपीज का कैपिटल गेन हो गया, 45 लाख रुपीज का कैपिटल गेन हो गया। अब एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये 45 लाख के ऊपर तो टैक्स लग जाएगा, पूरा कैपिटल गेन टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है, एक एग्जेम्पशन दिया गया है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को तुम बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, घर को बेच रहे हो। घर बेचकर जो पैसा आया है, उस पैसे से हम एक नया घर खरीद रहे हैं, या हम एक नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। घर या तो खरीद रहे हैं या तो घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्या है, रूल पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ ऑन कैपिटल गेन arising from sale of long term capital asset या long term residential house property, the taxpayer reinvest the gain, वो जो पैसा आया उसको री इन्वेस्ट कर दिया इन अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक और घर खरीदने के लिए। मतलब तुम पुराना घर बेचकर नया घर खरीद रहे हो। रियलिटी में तो तुम्हारा पुराना घर के बदले में नया घर आया, तो पुराना घर के ऊपर जो कैपिटल गेन हुआ उस पर टैक्स देना पड़ जा रहा था। तो गवर्नमेंट बोला कि नहीं, हम एग्जाम्पशन दे देंगे अगर तुम पुराना घर बेचकर नया घर खरीद रहे हो, ठीक है। कैसे एग्जाम्पशन मिलेगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, आओ पढ़ते हैं। Who can claim the exemption? Only individuals and HUF can claim the exemption. कंपनी, फर्म, ये लोगों को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, खाली इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा। किस टाइप का एसेट सोल्ड करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो 24 महीने से ज्यादा का है, लॉन्ग टर्म मोर देन 24 मंथ्स वाला हाउस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा, अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी,
एक और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदना पड़ेगा, मतलब घर बेचकर घर ही खरीदना पड़ेगा, घर बेचकर घर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी तुम्हें एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। टाइम लिमिट क्या दिया गया है सर? टाइम लिमिट दिया गया है नया घर खरीदने का, या तो जिस दिन बिका उससे 1 साल पहले, मान लो 1/4/2025 को सेल हुआ, तो इससे या तो 1 साल पहले या 2 साल बाद, या तो 1 साल पहले या 2 साल बाद, ये टाइम लिमिट दिया गया है। विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सेल। अगर इस ड्यूरेशन के बीच में तुम पैसा इन्वेस्ट कर देते हो नए घर खरीदने में, तो तुम्हें एग्जम्पशन मिल जाएगा, और ये टाइम लिमिट अगर चला गया तो एग्जम्पशन नहीं। ठीक है, और अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो 3 साल के अंदर, विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ सेल, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो 3 साल का टाइम लिमिट दे दिया गया है। ठीक है, नॉर्मली 1 साल पहले 2 साल बाद खरीदने के केस में, और कंस्ट्रक्शन के केस में 3 साल का टाइम लिमिट दिया। ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो, अच्छा पहले बताओ एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? मान लो 50 लाख का घर बेचे और सिर्फ 20 लाख का खरीदे, तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? जितना का खरीदे सिर्फ उतना ही एग्जाम्पशन मिलेगा। एग्जाम्पशन इज लोअर ऑफ कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, नया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जितना इन्वेस्ट किए वो। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर तुम ये कंडीशंस को नॉन कंप्लायंस करते हो, इफ न्यू हाउस इज सोल्ड विद इन 3 ईयर्स, जो नया घर खरीदे थे उसको भी तुम बेच दिए, फिर से बेच दिए, तो क्या होगा? एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा और पूरे अमाउंट पर टैक्स लगा दिया जाएगा। कैपिटल गेन बिकम टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, नया प्रॉपर्टी जिस दिन तुम बेचे उस दिन ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ रहे हो? क्या बोला जा रहा है? पुराना घर को बेचकर नया घर खरीदे थे, नया घर में रह रहे थे, लेकिन मन किया 6 महीने बाद कि नया घर को भी बेच दिया जाए, तो अगर विद इन 3 ईयर्स नया घर को फिर से तुम बेच देते हो, तब तो फिर तुम्हारा इंटेंशन ये है कि तुम बार बार प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? पूरा टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, चलो स्पेशल प्रोविजन, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, इन केस इफ कैपिटल गेन इज लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़, एग्जाम्पशन कैन बी क्लेम्ड ऑन 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज। अगर 2 करोड़ से कम का गेन है तो 2 हाउस तक भी हम एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, 2 ठो घर का, 1 2, दोनों घर का क्लेम कर सकते हैं। दिस बेनिफिट इज नाउ ओनली ओन्स इन अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में एक ही बार ये बेनिफिट तुम ले सकते हो, बार बार ये बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? चलो आ जाओ आगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन फ्रॉम पर्टिकुलर्स गिवन बिलो, तुम्हें कैपिटल गेन टैक्सेबल निकालना है एग्जम्पशंस को कैलकुलेट करके। क्या क्या बोला हुआ है? नेट कंसिडरेशन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कितना? 10 लाख रुपए का घर बेचे। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया? 10 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस हाउस 2,10,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना करेंगे? 2,10,000 इंटू इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है 129 और 348, 348 डिवाइडेड बाय 129। ठीक है, कितना आएगा देख लेते हैं। हाँ, 2,10,000 तो 348 डिवाइडेड बाय 129, 566,511। कैपिटल गेन कितना आ गया? माइनस 433, 433,489। ठीक है, अब इसमें से एग्जाम्पशन माइनस होगा, यहाँ तक तो हमें आता था। एग्जाम्पशन किस चीज का? सेक्शन 54 का, अंडर सेक्शन 54 क्या एग्जाम्पशन मिलेगा? न्यू हाउस एक्वायर्ड, नया घर खरीदे, क्या टाइम लिमिट के अंदर खरीदे हैं? यस, 3 ईयर्स का जो टाइम लिमिट है उसके अंदर खरीदे हैं, तो 2 लाख रुपए पूरा एग्जाम्प्ट हो जाए। ठीक है, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा? बात समझ में आया? ठीक है, चलें आगे। यस सर, देख लो। ठीक है, 233,488, वह 1 रुपए का फर्क है ड्यू टू राउंडिंग ऑफ एरर। ठीक है, राउंडिंग ऑफ के कारण 1 रुपए का फर्क है, बाकी वरना पूरा सेम है। ठीक है, आ जाओ आगे, नेक्स्ट सेक्शन।
सेक्शन 54 बी क्या बोलता है? सेक्शन 54 बी सर, सेक्शन 54 बी में भी एक और प्रकार का एग्जाम्शन दिया हुआ है। क्या एग्जाम्शन है सेक्शन 54 बी का? सर, सेक्शन 54 बी का एग्जाम्शन जो है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सेल्फ कल्टीवेटेड एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चर लैंड को बेच रहे हो इन अर्बन एरिया। सर, अर्बन एरिया का एग्रीकल्चर लैंड तो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड था ना, फिर से क्यों आ गया? अरे वो कंपलसरी एक्विजिशन वाला था, वॉलेंट्री वाला नहीं था। मैं मन से बेच रहा हूं तो ये वॉलेंट्री है। गवर्नमेंट मेरे से जबरदस्ती मेरा जमीन ले लिया, कंपलसरी एक्विजिशन। बात समझ में आया? तो सेक्शन 10 में जो था वो एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में, वो भी कंपलसरी एक्विजिशन वाला था। यहां पर कौन सा है? एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरियाज में, लेकिन यहां पर कंपलसरी एक्विजिशन का रूल नहीं है, यहां पर नॉर्मल वाला है। ठीक है, देखो क्या बोलता है सेक्शन 54 बी। टू प्रमोट कंटिन्यूड एग्रीकल्चर एक्टिविटी बाय अलाउइंग एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन व्हेन सेल्फ कल्टीवेटेड एग्रीकल्चरल लैंड इज सोल्ड एंड प्रोसीड्स आर रीइन्वेस्टेड इन अनदर एग्रीकल्चरल लैंड। एक एग्रीकल्चरल लैंड को बेचकर दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड खरीदे। पहले वाले में जैसे हाउस को बेचकर हाउस खरीद रहे थे, यहां पर एग्रीकल्चरल लैंड को बेचकर एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे हो फिर से। ठीक है, हु कैन क्लेम? कौन कौन एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल कर सकता है, एचयूएफ कर सकता है। कंपनीज, फर्म एक्सेट्रा आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। सेक्शन 54 भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए था। ठीक है, आ जाओ। और क्या बोलता है? एलिजिबल एसेट फॉर ट्रांसफर, एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए अर्बन एरियाज में, मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, जमीन एग्रीकल्चर पर्पज में यूज होना चाहिए। कौन यूज करेगा? यूज बाय एसएससी और उसके पेरेंट्स, कोई भी यूज करे, फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल पहले तक वो एग्रीकल्चर पर्पज में यूज होता रहना चाहिए। बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, अर्बन एरिया में होना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड खुद यूज कर रहा है, किसी और को यूज करने के लिए नहीं दिया है। क्या करेंगे? पैसा जो आएगा बेचकर उसको री इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है? कैपिटल गेन मस्ट बी री इन्वेस्टेड इन परचेजिंग न्यू एग्रीकल्चरल लैंड। तुम्हें फिर से एक नया एग्रीकल्चरल लैंड ही खरीदना है। नॉर्मल लैंड खरीदोगे, घर खरीदोगे तो नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चरल लैंड ही खरीदना है। टाइम लिमिट फॉर परचेज विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल के अंदर तुम्हें खरीदना पड़ेगा एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, आ जाओ। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन, कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड विच एवर इज लोअर। ठीक है, अगर एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद पाए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड ऐसे आसानी से मिल जाएगा क्या? 2 साल के अंदर हम चाहेंगे तो क्या आसानी से मिल जाएगा जमीन? जरूरी नहीं है मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट बोला कि अगर तुम टाइम लिमिट के अंदर नहीं खरीद पा रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले, आईटीआर फाइलिंग का जो ड्यू डेट है, ये क्या ड्यू डेट होता है सर? ये मैं चैप्टर 4 मतलब यूनिट नंबर 4 में जाकर हम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग पढ़ेंगे। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो सारा अमाउंट तुम्हारा कैपिटल गेन हुआ था वो पूरा का पूरा अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा या डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहां पे? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, सीजीएएस स्कीम में। गवर्नमेंट का सीजीएएस स्कीम होता है, यहाँ पर लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना, वैसे सीजीएएस स्कीम का अकाउंट होता है। अगर तुम्हारा कैपिटल गेन हुआ है, तुम्हें एग्जम्पशन चाहिए, लेकिन तुम हाउस प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद पा रहे हो, रीजन कि अवेलेबल नहीं है या कोई प्रॉब्लम के कारण, तो जो पैसा तुम्हारा कैपिटल गेन का आया था उस पैसे, पूरे पैसे को तुम्हें सीजीएएस अकाउंट में रखना पड़ेगा। अगर सीजीएएस में नहीं रखते हो, इसका मतलब मान लिया जाएगा कि तुम ना घर खरीदने वाले हो, ना तुम पैसा री इन्वेस्ट करने वाले हो, और पूरा का पूरा पैसा तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। इस वजह से अगर प्रॉपर्टी तुम नहीं खरीद पा रहे हो टाइम में, तो तुम्हें वो पैसा को सीजीएएस अकाउंट में रख देना है। मस्ट यूटिलाइज द अमाउंट विद इन 2 ईयर्स फॉर परचेज। 2 ईयर में तुम्हें परचेज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा कब? इफ द न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज सोल्ड, फिर से तुम नया वाला लैंड को भी बेच दिए 3 साल के अंदर, एग्जाम्पशन इज विड्रॉन। द प्रीवियसली एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन बिकम टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल, फिर से वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है? ओनली एग्रीकल्चरल लैंड क्वालिफाइज, एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, नॉट एनी, कोई भी अर्बन लैंड नहीं, ओनली एग्रीकल्चरल लैंड। यूसेज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, 2 साल में एग्रीकल्चर पर्पज में यूज होना चाहिए। एग्जेम्पशन अवेलेबल इवन इफ न्यू लैंड इज इन डिफरेंट लोकेशन, अलग लोकेशन में नया जमीन खरीदो लेकिन वो एग्रीकल्चर होना चाहिए। नो एग्जेम्पशन इफ द लैंड वाज नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, अगर लैंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज नहीं हो रहा है तो एग्जेम्पशन भी तुम्हें नहीं मिले। ठीक है, चलो ठीक है सर, आ जाओ एक और सेक्शन।
54D। तीसरा सेक्शन एग्रीकल्चर वाला समझ में आ गया, इसका भी क्वेश्चन कर लेंगे हम आगे जाकर। अभी दो सेक्शन हम पढ़े, एक 54 पढ़े, एक 54D पढ़े, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर सेक्शन में, 54E, 54 सॉरी डी। क्या बोलता है 54D? कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब की बार जमीन और घर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है। पहले कंपल्सरी एक्विजिशन सेक्शन 10 में पढ़े थे, वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का था। अभी जो कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है वो जमीन और घर, लैंड एंड बिल्डिंग हो रहा है। मतलब प्रॉपर्टी, तुम्हारा घर रोड के ऊपर था, गवर्नमेंट बोला हमें रोड बड़ा करना है, तुम्हारा घर हम खरीद के तोड़ेंगे, तो तुम्हें कंपल्सरी एक्विजिशन में घर देना पड़ गया। रेलवे लाइन जाएगा, बीच में घर आ रहा था, रेलवे वाले कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिए। तो अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का, तो क्या होगा ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ व्हेन लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस इज कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट एंड द कंपेंसेशन इज रीइन्वेस्टेड इन न्यू इंडस्ट्रियल एसेट। मतलब तुम पुराना घर, तुम्हारा कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, तुम उस पैसे को एक नए घर में या नया प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हें एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। क्या एग्जम्पशन मिलेगा? हु कैन क्लेम एग्जम्पशन? इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड एनी अदर पर्सन। यहाँ पर सभी के लिए एग्जम्पशन अवेलेबल है, चाहे कंपनी हो, फॉर्म हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोई भी हो, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबल एसेट कौन, क्या चीज एलिजिबल होगा? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। मस्ट बी यूज बाय एसएससी फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। 2 साल के लिए यूज होते रहना चाहिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। री इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? री इन्वेस्ट द कंपेंसेशन इन परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग अदर लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल यूज। नया जमीन या नया घर में इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डन विद इन 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर तुम्हें एसेट को इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पशन क्या मिलेगा? कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, ठीक है। सर वही तो रूल्स है, हाँ रूल्स वही है, बस थोड़ा सा प्रोविजंस चेंज हो रहा है। क्या प्रोविजंस चेंज हुआ कि पहले मैं जैसे हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बोला था, रेसिडेंशियल हाउस के बारे में, दूसरा मैं तुम्हें एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया का बोला, सेक्शन 10 में कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोला, अभी तुम्हें लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन बोला, ठीक है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अगर नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो सीएजीएस अकाउंट में रख देना, सीजीएस अकाउंट में रख देना पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैसा यहाँ नहीं रखोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर नया घर को तुम फिर से बेच देते हो 3 साल के अंदर, तो फिर पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ सेक्शन 54EC, फोर्थ सेक्शन। हम 6 सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, 3 हम पढ़ लिए। पहला था हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेसिडेंशियल हाउस को तुम बेच रहे हो और एक नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो। दूसरा था अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को बेच रहे हो, एक नया अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे हो। तीसरा कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन कर रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का। और चौथा क्या बोलता है? चौथा कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ एंड कैपिटल गेन्स राइजिंग इन री इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड। गवर्नमेंट के नोटिफाइड बॉन्ड्स में पैसा को इन्वेस्ट कर दिए। हम नया प्रॉपर्टी नहीं खरीदे, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स था जो एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल था, और हम उस एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए हम उस नोटिफाइड बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिए। तो क्या एग्जाम्पशन मिलेगा देखते हैं। टू प्रोवाइड कैपिटल गेन एग्जाम्पशन व्हेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लैंड बिल्डिंग और बोथ आर सोल्ड and capital gain are reinvested in specified government bond. Who can claim exemption? Anyone. All SSC can claim exemption. ठीक है। उसके बाद लैंड और बिल्डिंग बोथ अलाउड है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए मोर देन 24। री इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? गवर्नमेंट का कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड है, ये 4 बॉन्ड्स हैं, आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी, एनएचएआई। ये 4 बॉन्ड्स में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये चारों का जो बॉन्ड्स है, इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें नहीं करते हो तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। कब इन्वेस्ट करना है? 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करना है। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एलिजिबिलिटी लिमिट है 50 lakhs।
5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, तुम बोलोगे मैं 5 करोड़ पूरा इन्वेस्ट कर दूंगा और पूरा एग्जाम्पशन ले लूंगा, नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 50 लाख का एग्जाम्पशन यहाँ पर मिलेगा। अभी तक चारों सेक्शंस में कहीं पर भी मैक्सिमम लिमिट नहीं था, लेकिन ये वाला सेक्शन में जहां पर नोटिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीस दिया हुआ है पर फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, लॉक इन पीरियड, बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड होगा 5 years के लिए। अर्लियर वॉज 3 years, नाउ एक्सटेंडेड, अभी पहले 3 साल था, अभी 5 साल कर दिया गया। ठीक है, आ जाओ। विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन, अगर तुम पैसा ट्रांसफर कर लेते हो या कन्वर्ट कर लेते हो 5 साल से पहले किसी भी तरीके से, तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, पूरा हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक का क्लियर हो जाएगा। हम 4 सेक्शन पढ़े, 6 पढ़ना था, आज के क्लास में हम 4 पढ़े हैं। ठीक है, पहला वाला तो था हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर हाउस प्रॉपर्टी खरीदे, दूसरा वाला था अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को बेचकर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड खरीदे, तीसरा वाला था हम कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और चौथा वाला था लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर हम पैसा को नोटिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर राज सिंह फार्मर सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड एट जयपुर ऑन 1/6/2023 फॉर ₹14,90,000. He paid 40,000 on selling expense. ठीक है, the plot was received by him on the death of his father on 1/15/2005. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है। हिज फादर एक्वायर्ड इन 1/4/1990 फॉर 1 लाख रुपए एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 वॉज 3,10,000 रुपए। ऑन 1/10/2023 ही इन्वेस्टेड 3 लाख इन बॉन्ड्स इशूड बाय, देखो ये क्या किया है, पैसा को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। ठीक है, हम पहले तो कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम बॉन्ड्स का देखेंगे। कैपिटल गेन में देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा कितने में है हमारा, 14,90,000 रुपीज। कितना में बेचा है, 14,90,000 रुपीज। ठीक है, एक काम करें, हम खुद करें। हाँ सर, हम आंसर क्यों देखेंगे, हम खुद करेंगे, आओ। सबसे पहला मुझे बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर 14,19,000। इसमें से 3 चीज माइनस करेंगे। पहला, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, 3 चीज माइनस करें। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर सर 40,000 दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंस, तो मैं क्या करता हूँ 40,000 रुपीज। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 का दिया हुआ है कितना, 3,10,000 रुपए, 3,10,000 रुपए। लेकिन इंडेक्सेशन जो होगा वो कब से होगा, इंडेक्सेशन देखो क्वेश्चन में भी, इंडेक्सेशन कब से होगा, 113 मतलब 2005 से होगा। सर क्यों, जब हम वैल्यू 2001 का ले रहे हैं तो 2005, जब भी हमें कोई प्रॉपर्टी फ्री में मिलता है, मैं पिछले क्लास में भी बताया था, अगर कोई एसेट तुम्हें फ्री में मिला है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो प्रीवियस ओनर वाला होगा, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग जिस दिन तुम्हें मिला है, इंडेक्सेशन जिस दिन तुम्हें मिला है उस दिन से होगा। तो इसको ये एसेट कब मिला है, 15/3/2005 को मिला है, तो इंडेक्सेशन 15/3/2005 से होगा। लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको तो फ्री में मिला है, तो ये इसके प्रीवियस ओनर का जो वैल्यू था वो लिया जाएगा। प्रीवियस ओनर का वैल्यू तो सर 1 लाख था, ये तो 1990 का था ना, हम बात किए थे 2001 से पहले का जितना भी एसेट है हम वैल्यू हमेशा 2001 वाला लेंगे। तो क्वेश्चन में 2001 वाला वैल्यू दिया है 3,10,000, तो हम क्या करेंगे 3,10,000 ले लेंगे, उसको इंडेक्सेशन कर देंगे 348 डिवाइडेड बाय 113, जो भी आएगा। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स ये इंप्रूवमेंट 0 है। ठीक है, तो वैल्यू हो गया 40,000, यहाँ माइनस कर दो और इसका निकाल लो, 3,10,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 113 कितना आएगा, मैं करता हूँ 3,10,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 113, 9,54,690, 954,690। तो अगर मैं टोटल माइनस करूँ 14,90,000 माइनस 40,000 माइनस 9,54,690, तो 4,95,310 आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पशंस के बारे में। ये तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, एलटीसी लेस एग्जाम्पशन। क्या क्या एग्जाम्पशन मिलेगा, पढ़ते हैं।
On 1/10/2023, he invested 3 lakhs in the bond issued by Rural Electrification Corporation Limited, notified under 54 EC, and 2 lakh on 1/4/2024 in bonds of National Highway Authority of India. याद करो इस केस में 6 मंथ्स के अंदर इन्वेस्ट करना था, तो कब बेचे थे हम? 1/6/2023 को। यहाँ से 6 महीना बोलने से 1/12/2023 से पहले इन्वेस्ट करना था। तो यहाँ पर देखो 1/10/2023 को इन्वेस्ट हुआ है 3 लाख रुपए, तो मैं लिख देता हूं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का 3 लाख रुपए, ये तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। लेकिन जो 2 लाख रुपए 1/3/2024 को इन्वेस्ट हुआ है, ये टाइम बार हो गया, ये टाइम के बाद हुआ है, लेट हो गया ये करने में। अगर लेट हो गया तो इसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं यहाँ पर। अमाउंट इन्वेस्टेड इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 3 लाख पूरा मिल गया, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला जो बॉन्ड है उसको इन्वेस्ट करना था 6 मंथ्स के बाद किया है, 6 मंथ्स के पहले करना था, 1/12/2023 से पहले करना था, लेकिन ये इन्वेस्ट लेट से किया तो उसका कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। टोटल एग्जाम्पशन 3 लाख, फाइनल टैक्सेबल अमाउंट आ गया 1,95,310। क्लियर है बात? रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ गए सारे। 4 एग्जाम्पशंस के बारे में हम पढ़े और 2 एग्जाम्पशंस हमारा बचा है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कैपिटल गेन को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हमारा अदर हेड ऑफ इनकम में। हमारा 2 हेड ऑफ इनकम और बाकी है, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। ठीक है, तो हम कैपिटल गेन का एक क्लास और लेंगे, उसके बाद हम बिजनेस प्रोफेशन या फिर हमारा अदर सोर्सेज में चलेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।